आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पलामू से बड़ी खबर है। पलामू में ग्रामीण बैंक में लूटपाट हुई है। हथियार के साथ 6 अपराधी मौके पर पहुंचे थे। पड़वा में ग्रामीण बैंक की शाखा में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। 5.5 लाख रुपए की लूट की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ग्राहक बनकर बैंक में ये अपराधी घुसे थे। लूट के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पड़वा थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरा भी अपराधी अपने साथ लेकर चले गए हैं, जिसकी वजह से सीसीटीवी फुटेज भी सामने अभी तक नहीं आ पाया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पलामू संवाददाता नील कमल अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नील कमल, कब ये घटना घटी और क्या कुछ अपडेट अब तक? देखिए, ये घटना आज करीब 10:30 बजे की है, जब बैंक का शाखा जैसे ही खुला वैसे ही जो है अपराधी वहां पहुंचते हैं। और ग्राहक बन के पहले तो बैंक में वो प्रवेश करते हैं, उसके बाद अचानक हथियार निकालते हैं और बैंक कर्मियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। आपको बता दूं कि उस वक्त कुछ ग्राहक भी बैंक में पहुंच गए थे। जैसे ही हथियार अपराधी निकालते हैं, अफरा तफरी मच गई। हालांकि जो अपराधी हैं 3 के संख्या में नकाबपोश अपराधी पहले तो बैंक के शाखा में घुसे और बाकी जो 3 बताए जा रहे हैं वो बैंक के बाहर नीचे में इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही हथियार उन्होंने निकाला, बैंक कर्मी विरोध कर रहे थे, तभी उनको हथियार के बल पर उन्हें बाथरूम में कैद कर लिया गया। बंधक बना के लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो बैंक के अधिकारी बता रहे हैं कि 5.5 लाख रुपए की लूट हुई है। उसके बाद जो अपराधी हैं वो जब घटना को अंजाम देते हैं और जाने के समय सीसीटीवी कैमरा भी क्षतिग्रस्त करते हुए वे अपने साथ ले गए हैं। फिलहाल जो है पड़वा थाना पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस वहां पहुंची है और इलाके में छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। आसपास के जो बैंक के आसपास इलाके के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी छानबीन की जा रही है। वहीं एसपी रिश्मा रमेशन की माने तो चूंकि अभी फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज का इंतजार कर रही है और आसपास के इलाके में सर्च किया जा रहा है ताकि अपराधियों के बारे में कुछ जानकारी मिल सके, उनकी शिनाख्त हो पाए। और इसको लेकर के इलाके में छापेमारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल जो बातें सामने आ रही है, कहीं न कहीं ये पहले से अपराधी जो हैं वो रेकी कर रहे थे। चूंकि बैंक में एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है, एक भी गार्ड नहीं है, तो ये कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और ये घटना को आसानी से अपराधियों ने अंजाम दिया है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नील कमल। बढ़ते हैं आगे। खबर धनबाद से है, जहां बाघमारा इलाके में बुजुर्ग दुकानदार और उसके नाती के साथ शराब के नशे में धुत 3 युवकों पर मारपीट का आरोप लगा है। हरिना गोमो मुख्य मार्ग के पास की घटना है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक दुकान के सामने लघुशंका कर रहे थे और इसी दौरान जब रोका गया तो उन्होंने मारपीट की और इस मारपीट में बुजुर्ग दुकानदार पन्ना साव की मौत हो गई, जबकि नाती विकास कुमार की हालत गंभीर है। घायल की शिकायत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं घटना के विरोध में दुकानदारों ने अपनी दुकान को बंद रखा है। इधर आरोपी युवक के गांव नावाडी के लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। धनबाद जिला के बाघमारा थाना क्षेत्र गोमो हरना रोड में लघुशंका करने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई और इस मारपीट में दुकानदार पन्ना साव की मौत हो गई है। वहीं उसके नाती विकास कुमार 16 वर्षीय गंभीर रूप से घायल है। अभी हम घटनास्थल पर हैं और इसी स्थान पर रात में गुरुवार को लगभग 11 बजे 3 युवक दुकानदार के पास कुछ सामान लेने आए थे। बताया जा रहा है कि वो तीनों युवक शराब सेवन किए हुए थे और इसी दौरान इस दुकान के समीप ही लघुशंका करने लगे। दुकानदार द्वारा मना करने पर तीनों युवक उग्र हो गए। दुकानदार के नाती से मारपीट करने लगे। मारपीट में गंभीर चोट आई और मौके पर पन्ना साव की मौत हो गई है। वहीं अपने नाना को बचाने वाले विकास कुमार भी गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलने के बाद बाघमारा और बड़ौरा थाना की पुलिस यहां पर आई। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है।
शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसकी जांच में जुट गई है। वहीं इस घटना से स्थानीय जो दुकानदार हैं वो काफी गुस्से में हैं और उन लोगों ने भी अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। संजय गुप्ता। अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का गिरिडीह में गांडे दौरे का आज तीसरा दिन है और इस दौरान कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा में लोगों से संपर्क करने में जुटी हैं। कल्पना सोरेन को जेएमएम के कार्यकर्ता जबरदस्त स्वागत करते नजर आ रहे हैं। गांडे में एक जनसभा के दौरान कल्पना सोरेन ने जहां सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी, तो वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए चुनाव में हार के डर से हेमंत सोरेन को जेल में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। जो पूरे राज्य के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक प्रखंड के लिए, हर एक वर्ग के लिए काम कर रहे थे, उनको बांधने का प्रयास वर्षों से करते करते अंत क्षण में जब चुनाव करते हैं, इसको बांध करके ये व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन जितने से लोग, जितने भी जन यहाँ आपके सामने खड़े हैं, ये देख के मुझे गर्व हो रहा है और जोश आ रहा है कि एक हेमंत सोरेन को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन का पूरा पॉट खड़ा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की ओर से गिरफ्तारी के बाद एनडीए और इंडी गठबंधन में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और कई लोग इसके दायरे में आएंगे। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जिसे चुनावी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते वैसे नेताओं को ईडी के सहारे जेल में डाला जा रहा है। पहले हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल इसी का उदाहरण है। एजेंसियां हैं समय समय पर जांच करके देश की गाड़ी कमाए जो लोग उड़ते हैं उसको उजागर करने का काम करती है, जो सजा का प्रावधान उसको सजा देने का काम करती है। इसमें दूर दूर तक न भारतीय जनता पार्टी न भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका है। ये स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो किसी की सरकार रहे निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने का काम करती है। देखिए, मुझे लगता है जो कोई भी एक लोकप्रिय और जनाधार वाला नेता है जिसको चुनाव के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाती है भारतीय जनता पार्टी, उनको येन केन पराक्रम किसी भी तरह से जेल में डाल देना है। इन्हीं मंसूबों के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार काम कर रही है। अरे मैं तो सुझाव दूंगा, एक एक्ट बना दीजिए, आपके पास बहुमत है, तमाम विपक्षी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दीजिए और तमाम नेताओं को जेल में डाल दीजिए। ये क्या, कैसा अनैतिक व्यवहार। और लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही खूंटी लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। शहर से लेकर गांव तक के चौक चौराहों पर चुनाव की चर्चा होने लगी है। बीजेपी ने जहां अपने प्रत्याशी के रूप में अर्जुन मुंडा का ऐलान किया है, वहीं अब तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो सकी है। ऐसे में कांग्रेस खेमे में ऊहापोह की स्थिति है। पार्टी का तो जो कहिए 4 दिन पहले भाजपा का पार्टी उद्घाटन हुआ, कार्यालय प्रदान कर रहे थे, बहुत भीड़ थी और खास करके अर्जुन मुंडा जी का लोकल में व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लोकप्रियता बढ़ा है 5 साल में और इसलिए अंतर हमको लगता है कि इस बार बहुत ज़्यादा मतों से होगा और भाजपा की जीत होगी, ऐसा उम्मीद है। राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज है और यह सीट भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसका सबको नज़र रहता है। आदिवासी की आपका बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है, यह भी इंडिया लेवल में फेमस है। खूंटी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। शहर के चौक चौराहों पर जो राजनीतिक चर्चाएं होती है वो भी होने शुरू हो गई है। प्रत्याशी को जिताने हराने में लोग चर्चा करने लगे हैं। भाजपा द्वारा प्रत्याशी की घोषणा किए जाने के बाद से कार्यकर्ता चुनाव को जीतने में लग गए हैं और अब तक लेकिन कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी घोषणा नहीं होने से कार्यकर्ता ऊहापोह की स्थिति में है। और जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के प्रत्याशी घोषणा होने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि कौन यहाँ के उम्मीदवार होते हैं कांग्रेस के, और उसके बाद ही ये आशंका भी लगाई जा सकती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये तो अब गर्त की बात है और देखने वाली बात है। प्रत्याशी घोषणा होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
शैलेश कुमार, न्यूज़ 18 कोटी। और लोहरदगा में होली को लेकर उत्साह का माहौल दिख रहा है। जय श्री राम समिति की ओर से आयोजित समारोह में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी समीर उरांव शामिल हुए और जमकर होली भी खेली गई। मांडू विधायक जेपी पटेल के कांग्रेस में जाने पर उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में जाने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता मेहनत से जुटे हुए हैं और इसका नतीजा चुनाव के दिन दिखेगा। लोकतंत्र में स्वतंत्र है विचारों के लिए और विचारधाराओं के लिए। ऐसे में जिनको जो अच्छा लगता है वही करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता के पार्टी के विचारों के साथ, चाहे उत्तर से दक्षिण हो, पूरब से पश्चिम हो, सारे जगह के चाहे नेता हो या जनता हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में जुड़ने का काम कर रहे हैं। खबर गिरिडीह से है, जहां जमुआ प्रखंड में अनाज गोदाम सहायक प्रबंधक ने डीसी को आवेदन देकर जमुआ बीडीओ पर अनाज की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। आरोप है कि बीडीओ की ओर से एजीएम पर चहेते बिचौलियों के हाथों अनाज बेचने का दबाव डाला जा रहा है, जिसका विरोध एजीएम ने जब किया तो उनके साथ बीडीओ ने बदतमीजी भी की। बीडीओ और एजीएम के बीच नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। अनाज कालाबाजारी के मामले में पूरे झारखंड में गिरिडीह जिला नंबर 1 पर है और गिरिडीह जिले की बात करें तो जमुआ प्रखंड में अनाज कालाबाजारी अपनी चरम पर है। और इसका खुलासा तब हुआ जब यहाँ के जो सहायक गोदाम प्रबंधक हैं उन्होंने यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जो पदभार के रूप में एमओ भी हैं, उस पर अनाज कालाबाजारी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। और यह लेटर पैड पर एजीएम ने खुद उपायुक्त महोदय को लिखा है, जिसमें बताया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने एजीएम पर दबाव बनाया कि ये अनाज जो चाहे केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को दिया जा रहा हो या राज्य सरकार को गरीबों को के लिए दिया जा रहा हो अनाज, उन तमाम अनाज को कालाबाजारी में खपाने के लिए अपने चहेतों के पास बेचने का दबाव बनाया जा रहा था प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा। जिस पर अगर इस बात को नहीं माना गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी के बातों को नहीं माना गया, उसके बाद लगातार मानसिक और शारीरिक टॉर्चर दिया जा रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दिया जा रहा है, ऐसा आरोप एजीएम ने अपने आवेदन में अपने स्टैम्प पेपर के लेटर पैड पर लिख करके उपायुक्त महोदय से शिकायत की है। तो इस प्रकार गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में एक बहुत बड़ा अनाज कालाबाजारी का खुलासा हुआ है, जिसमें से ये पता चल रहा है कि अनाज कालाबाजारी में ना सिर्फ डीलर, ना सिर्फ बिचौलिए, बल्कि संबंधित विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को उपायुक्त महोदय संज्ञान में लेकर कार्रवाई कब करते हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रामगढ़ में पतरातू के आदिवासी बहुल कंडेर पंचायत के छोटकी सिद्धवार जाने वाली सड़क जर्जर है। करीब 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क में हजारों गड्ढे हैं जो बारिश होने पर भर जाते हैं। ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। 18 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत इसे बनाने के लिए 3.5 करोड़ का टेंडर निकल चुका है, लेकिन विभागीय मंजूरी के बाद भी अधिकारियों की उदासीनता से काम शुरू नहीं हो सका है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के अति सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल सिद्धवार में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सड़क की इस हालत को। दरअसल ये सड़क जो है यहाँ पर गड्ढों में तब्दील है। सड़क में पूरे तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। इन्हीं गड्ढों के बीच से यहाँ के ग्रामीणों को आने जाने को बाध्य होना पड़ता है। सिद्धवार के लोग इसी रास्ते 4 लेन पतरातू रामगढ़ 4 लेन पे जाते हैं और वहाँ से गाड़ी पकड़ करके रामगढ़ जिला मुख्यालय और पतरातू प्रखंड मुख्यालय आने जाने को बाध्य होते हैं। लेकिन देख सकते हैं सड़क की हालत कैसी है। इस सड़क बहुत खराब है। अच्छा, आना जाने में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, कहाँ पड़ती हैं आप? रामगढ़ में। तो इसी सड़क से जाती है? हाँ। क्यों नहीं बन पा रहा है? पता नहीं, बोलता है कि बनेगा लेकिन आज तक नहीं बना है। दिक्कत है कि हम लोग के रोड में आना जाना करते हैं, सवारी आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ न कुछ टूट फूट जाता है। गड्ढा बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं आना चाहते हैं। सड़क से तो रास्ता ही की दिक्कत है बहुत। कितना गांव का लोग जुड़ा हुआ है सड़क से?
सड़क से लगभग 400-500 लोग होगा। अच्छा, तो दिक्कत है बहुत। रास्ता तो पूरा यहाँ दिक्कतें है। रास्ता खराब की वजह से रिश्ता भी नहीं लगता है, लड़का लड़की के आने जाने के लिए भी नहीं, कोई आता है तो बोल देता है कि यहाँ रास्ते खराब है, यहाँ रिलेक्शन नहीं जोड़ेंगे। इसी रास्ते से वे रामगढ़ जिला मुख्यालय और पतरातू प्रखंड मुख्यालय आने जाने को बाद होते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि सड़क का निर्माण का जल्द से जल्द कराया जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और झारखंड में ईडी की दबिश जारी है। रांची के तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और जमीन कारोबारी मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर कल देर रात ईडी की जांच खत्म हुई। ईडी की जांच में 12,50,000 नगद, जमीन के कागजात सहित 8 मोबाइल फोन ईडी ने जब्त किए हैं। ईडी जांच की और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में ईडी की दबिश लगातार जारी है। कल देर रात तक तुपुदाना थाना प्रभारी मीरा सिंह के आवास पर और उनके साथ साथ मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर ईडी की जांच पड़ताल में कई तरह के बड़े खुलासे हुए हैं। अगर हम थाना प्रभारी की बात कर लें, मीरा सिंह के आवास से एक डायरी बरामद हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें बालू के कारोबार से संबंधित कई तरह की जानकारियां हैं। उस कारोबार से जुड़े हुए लोगों के नंबर हैं, कई गाड़ियों के नंबर उस डायरी में लिखे गए हैं, दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ मीरा सिंह के आवास से 8 मोबाइल फ़ोन ईडी ने जब्त किया है और उसे अब खंगालने की कोशिश होगी कि उसमें किनके किनके नाम हैं, और जो व्हाट्सएप चैट है उससे भी कई तरह के खुलासे की बात सामने आ रही है। जो मोहित नाथ शाहदेव हैं वो ज़मीन के कारोबारी हैं और तुपुदाना क्षेत्र में लगातार वो सक्रिय रहे और उनके साथ जो थाना प्रभारी हैं उनके अच्छे संबंध रहे हैं। ये कहा जा रहा है उनके आवास से 12.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ कई ज़मीन से संबंधित कागजात बरामद किए गए हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी मिल रही है कि हथियार की कीमत से संबंधित कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से देर रात तक ईडी ने जांच की है और उनके ठिकानों से जो कागजात जब्त किए गए हैं, पैसे जब्त किए गए हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है उससे ये तय है कि एक बड़े सिंडिकेट का एक और खुलासा ईडी बहुत जल्द कर सकती है। मीरा सिंह के बारे में ये भी जान लेना ज़रूरी है क्योंकि 2021 में वो खूंटी में एसीबी ने उन्हें 15,000 रुपये घूस लेते हुए पकड़ा था। मतलब इनका ट्रैक रिकॉर्ड शुरू से ही अच्छा नहीं है और यही वजह है कि ईडी जब उनके आवास तक पहुंची तो ये पहले से पता था कि किस तरह से उनके ज़मीन से संबंधित अगर हम कारोबार की बात कर लें, जो बालू के कारोबार हो रहे हैं उसकी अगर हम बात कर लें, और कई तरह की जो जानकारियां पहले से मिल रही थी, राजनीतिक जो घरानों से उनके संबंध रहे हैं, इसको लेकर कई तरह की पहले से ही जानकारी थी और ईडी इसी जानकारी के आधार पर वहां तक पहुंची थी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।